तो हम लोग नीति शास्त्र एवं नैतिकता की विषय वस्तु पढ़ रहे थे, नीति शास्त्र, और अभी भी आधारभूत ही है। मुझे लग रहा है कि ये सप्ताह और जा सकता है आधारभूत में, लेकिन ये आधारभूत आपका सारी समस्याओं को जड़ से निपटा देगा, आपकी सारी समझ विकसित कर देगा नीति शास्त्र पे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा भी किया है कि ये आधारभूत क्लास होते ही आप प्रश्न पत्रों को उठाएंगे तो आपके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का तनाव नहीं होगा कि मैंने इथिक्स इतना पढ़ लिया। देखो, बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारी कोचिंगें हैं, लाखों रुपए फीस है, सब कुछ है। मैं आपको एक चीज़ भर बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको एक कंपेयर करना है दूसरे से। अभी नहीं, अभी पढ़ लो पूरी क्लास, करने के बाद लिखना नहीं सिखाते कि आपको एग्ज़ाम पे जाके क्या लिखना है। पढ़ा सब देंगे, दुनिया भर के केस बता देंगे, दुनिया भर की कहानियाँ बता देंगे, क्योंकि एक ऐसा ये सब्जेक्ट है इथिक्स जिसमें कहानियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन लिखना क्या है एग्ज़ाम हॉल पे नहीं पता चलता बच्चे को। उसको बोल दो इथिक्स की परिभाषा क्या है, नील बटे सन्नाटा। मूल्य की परिभाषा क्या है, नील बटे सन्नाटा। अभिवृत्ति किसे कहते हैं, नील बटे सन्नाटा। अभिरुचि का मतलब क्या है, नील बटे सन्नाटा। ये कहानी है। मेरा काम ये है कि आप परीक्षा में लिख पाएँ, ये बहुत ज़रूरी होगा। यदि आप लिख ही नहीं पाएंगे, अब शासन है आपने बहुत, लेकिन उसको आप लिख ना पाए, आप समझते हैं कि शासन का मतलब क्या है, लेकिन आप जाके एग्ज़ाम पे लिख ना पाए तो किस काम का आपके, ये बताइए। तो मैं समझाने के साथ साथ मेरा उद्देश्य लिख पाएँ आप, और इसको मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप कंपेयर करिएगा जाके कभी भी। कभी मैं कह रहा हूँ कि आपका बहुत बड़ा हब है मुखर्जी नगर, जाके खड़े होइएगा वहाँ पे तो पता करिएगा, वो लाखों रुपए कोचिंग वाले आपको परिभाषा नहीं बता पाएंगे स्पष्ट। गोल गोल बहुत सारी कहानियाँ तो बता देंगे, लेकिन लिखना क्या है ये आपको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा प्रयास ये है कि आप लोग चीज़ों को एग्ज़ाम हॉल पे जाके स्टक ना हो, रुके ना, चीज़ों को लिख पाएँ। तो हम जो है एक एक टर्म्स देख रहे थे। मैंने इथिक्स के बारे में बता दिया था आपको, मूल्यों के बारे में हमारी चर्चा हो गई, मूल्य क्या होते हैं। सारा प्रयास किया कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि मूल्य में शायद मैंने आपको मूल्य के प्रकार अभी नहीं बताए हैं। अब आएंगे हम जब डिटेल से मूल्य देखेंगे तो मूल्यों के प्रकार क्या है, मूल्य कैसे विकसित होते हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे। हमने एटीट्यूड के बारे में समझा, अभिक्षमता क्या है, अभिवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति क्या है, एप्टीट्यूड के बारे में समझा, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक समझा। अभी मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहा था और ये सब टर्म्स पूछे गए हैं। ये टर्म्स पूछे गए इसलिए, पहला एक टर्म्स था आपका सरकार, गवर्नमेंट क्या है, ये मैंने आपको बताया। जब आप सरकार समझेंगे तभी आप शासन को समझेंगे कि शासन क्या है। शासन को समझेंगे, शासन के बाद आप प्रशासन को समझेंगे कि प्रशासन क्या है ना। प्रशासन के बाद आप सुशासन को समझेंगे, सब टर्म्स हैं। सुशासन क्या है, सुशासन के बाद नैतिक शासन क्या है, नैतिक शासन क्या है। एक टर्म्स और आता है नैतिक प्रशासन या नैतिक प्रबंधन, ये क्या है, प्रबंधन। ये सब पूछे गए टर्म्स हैं। या फिर नैतिकता का प्रबंधन क्या है, ये भी पूछा गया है। नैतिकता का प्रबंधन क्या है, नैतिक प्रबंधन क्या है या नैतिकता का प्रबंधन क्या है ना। और क्या हो सकता है, संवैधानिक नैतिकता क्या है, संवैधानिक नैतिकता क्या है। ये सारे टर्म्स हैं, आप अपने पेपर को उठाइएगा, प्रश्न पूछे गए हैं ये सब, जो मैं आपको बता के पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको आधारभूत क्लासेस में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाली जैसे आधारभूत समझ खत्म होगी आपकी, तो फिर धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को डिटेल से भी देखेंगे। अभी डिटेल में हमने शुरू नहीं किया, हम आराम से करेंगे और कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। जीवन भर आप याद रखोगे कि एक व्यक्ति ने कोई चीज़ आपको पढ़ाई थी और पढ़ाने के बाद आज आप जो है कम से कम आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसे लिख पाएंगे। मैं आराम से पढ़ाऊंगा लेकिन बेहतर पढ़ाऊंगा। तो सरकार के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सरकार क्या है, सरकार एक संगठनात्मक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है ना। सरकार क्या है, एक संगठनात्मक ढांचा है। आसान भाषा में एक ही शब्द में चीज़ें समझ में आ जाती हैं। सरकार क्या है, एक संगठन है, एक संगठन है। और इस स्ट्रक्चर में ही आपके कई अंग आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना। शासन के बारे में मैंने बताया था, क्या था, सरकार का जो व्यवहार है, सरकार जिस तरीके से जनता के ऊपर शासन करती है ना, सरकार के आचरण और व्यवहार, सरकार का व्यवहारिक पक्ष शासन कहलाता है ना। मैंने आपको बताया था कि जो तौर तरीके होते हैं, जिन तौर तरीकों के माध्यम से जनता पर
शासन किया जाता है या नीतियों के माध्यम से सरकार के द्वारा जनता के लिए जो कार्य किया जाता है वही शासन कहलाता है। आसान भाषा में, है ना। शासन से तात्पर्य वो तौर तरीके, वो नीतियाँ जो सरकार जनता के लिए करती है, शासन कहलाता है। ये तक यहाँ तक का टर्म्स आपने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं सुशासन की। अभी प्रशासन भी देखेंगे, पहले सुशासन समझते हैं ये क्या है। बताइए, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊं। सुशासन, अच्छा शासन क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, ये शब्द आपका पेपर 2 पे भी आता है, जीएस पेपर 2 से भी जुड़ता है। गुड गवर्नेंस क्या है? सामाजिक और राजनीतिक इकाइयों का सकारात्मक परिणाम। सामाजिक एवं राजनीतिक इकाइयों का सकारात्मक परिणाम। और सर आसान और पारदर्शी तरीके से नीतियों कार्यान्वयन में लाना। हाँ, ये भी सही है। और प्रयास करो, बोलो क्या है सुशासन? सामान्य सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं सभी तक उनकी पहुँच हो, सभी तक पहुँच, ये हो गया समावेशी शासन। सब तक शासन पहुँचे, ये हो गया समावेशी शासन। सुशासन, गुड गवर्नेंस। जैसे किसी को कोई दिक्कत है तो सब तुरंत ही पहुँच जाए उसके पास पूरा सहायता। जैसे हमारे जो सरकार द्वारा आप समझ तो रहे हैं लेकिन आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? समझना है। हाँ, सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको सही ढंग से लागू किया जाए। अब देखो, थोड़ा सा तकनीकी हमें समझना है, हम बहुत लेमैन की भाषा में इस चीज़ को नहीं समझेंगे। मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। ऐसी शासन व्यवस्था जो जनहित के लिए प्रतिबद्ध हो, जो जनता के लिए प्रतिबद्ध हो, ऐसी शासन व्यवस्था जो सार्वजनिक के लिए प्रतिबद्ध हो, सबके लिए प्रतिबद्ध हो, जनता के बिना। जैसे अभी किसान बिल आया, किसान बिल आया तो सरकार को क्या करना चाहिए? जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो फार्मर हैं, जिनके लिए आप बिल ला रहे हो, अब किसान कह क्या रहे हैं सरकार से? किसान कह रहे हैं कि आप बिल तो ले तो आए, और आप ये भी कह रहे हैं कि किसानों के लाभ के लिए है, किसानों का हित हो रहा है। आप तो यही कह रहे हैं ना कि किसानों का हित होगा इससे। तो आपको पूछना चाहिए हमसे, पहली बात आपको कहा किसने कि आप हमारे लिए कोई बिल लेकर के आए? पहली बात तो ये। और यदि आप लेकर आ भी गए तो आपको एक बार हमसे पूछना चाहिए आकर के कि हमारे हित में क्या क्या चीज़ें हैं। आप तो बिल ले आए और बिल ला करके हमारे ऊपर थोप दिया, तब आ जाकर हम सड़कों में खड़े हैं। कल मैं एक किसान को सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत इंटेलेक्चुअल थे वो। कुछ लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि किसान जो हैं बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पूंजीपति लोग हैं, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों हैं इनके पास। तो एक किसान ने कहा कि ये खेती किसानी का पैसा नहीं है। यदि पंजाब को आप देख रहे हो और पंजाब को देख करके आपको लग रहा हो कि पंजाब के लोग जो है जो खेती किसानी से अरबों खरबों कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे बच्चे विदेशों में पढ़े हैं। खेती किसानी, सही बात है, खेती किसानी से कितना होता है? या तो अपना पेट भर लेंगे या तो परिवार का पेट भर लेंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हर साल खेती एक जुआ है। कभी मान लो इस साल फसल अच्छी हो गई, अगले साल होगी नहीं होगी इसकी कौन गारंटी देता है? जो मौसम पे आधारित है, खुले वातावरण में पड़ा है। लेकिन ये है कि परिश्रम का कार्य है ना। हर साल कर्ज लेकर के किसान, लाखों रुपए के कर्ज से हर किसान क्यों खुदकुशी करने के लिए पड़ा हुआ है? क्योंकि खेती, आज कोई भी किसान अपने बच्चे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है? क्योंकि खेती फायदे का सौदा नहीं है। कोई नहीं चाहता कि किसानी करके उसको जो है, क्योंकि उससे कोई एक सिक्योरिटी नहीं है। पहले होता था, पहले के समय में लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करते थे। कभी अपने गार्जियन है उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे सरकारी सर्विस तो ऐसे आते थे पकड़ने के लिए, है ना। पहले आते थे, शिक्षक आप आराम से बन जाएंगे, फौज में आप आराम से चले जाएंगे, कुछ भी आपको बनना होता पहले बहुत ईजी था, बहुत आसान था। घर से ले जाते थे कि चलो, सारी डिग्रियां बहुत आसानी से मिल जाती थी। आज के समय में इतना कंपटीशन क्यों हो गया? क्योंकि लोग सिक्योरिटी देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है ये सिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड नहीं है। तो सही बात है, कोई भी कह दे कि किसानी एक फ़ायदे का सौदा है तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी माँ बाप, कोई भी अपने बच्चे को खेती किसानी की तरफ नहीं मोड़ना चाहेगा, है ना। तो चलिए, ये बात एक हो गई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के लिए प्रतिबद्ध हो, वो सुशासन के अंतर्गत आती है। लिखिए, इसकी परिभाषा पूरी लिख लीजिए। लिखिए,
सुशासन एक बहुआयामी एवं गतिशील अवधारणा है। सुशासन एक बहुआयामी एवं गतिशील अवधारणा है। सुशासन एक बहुआयामी एवं गतिशील अवधारणा है। सुशासन एक बहुआयामी एवं गतिशील अवधारणा है एवं गतिशील अवधारणा है। जो एक बेहतर समाज के लिए जो एक बेहतर समाज के लिए जो एक बेहतर समाज के लिए विभिन्न आदर्शों को समाहित किए हुए है। 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 इसका तात्पर्य एक ऐसी शासन व्यवस्था से है। इसका तात्पर्य एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जो जनहित के लिए प्रतिबद्ध हो। जो जनहित के लिए प्रतिबद्ध हो। जो जनहित के लिए प्रतिबद्ध हो तथा निस्वार्थ भाव से राष्ट्र एवं समाज को इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से राष्ट्र एवं समाज को इस प्रकार से मार्गदर्शित एवं निर्देशित कर सके। मार्गदर्शित एवं निर्देशित कर सके कि समाज अपनी क्षमताओं एवं उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अर्थात जब राज्य की मशीनरी एवं संस्थाएं मूल्यों से युक्त होकर उचित कर्तव्यों का पालन करते हुए उत्कृष्टता को प्राप्त करती हैं तो उसे सुशासन कहते हैं। सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत अब इसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकता है, क्या क्या चीज़ें मिलके सुशासन को बनाएंगी। सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत नंबर 1 विधि का शासन। सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए?
कानून का शासन होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून किसी के लिए कुछ है और किसी के लिए कुछ है। तो कानून का शासन, प्रभावी एवं कुशल प्रशासन, अब प्रशासन क्या अभी समझेंगे थोड़ी देर में। प्रभावी एवं कुशल प्रशासन, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, मितव्ययी प्रशासन, मितव्ययी मतलब कि जो कम खर्चे में कम व्यय में बेहतर उत्कृष्ट कार्यों का संपादन कर सके, मितव्ययी प्रशासन, सामाजिक एवं प्रशासनिक जवाबदेहिता, सामाजिक एवं प्रशासनिक जवाबदेहिता, पारदर्शिता, पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन सहभागिता, प्रभावशीलता, प्रभावशीलता, दक्षता, प्रभावशीलता, दक्षता, सूचना की उपलब्धता, सूचना की उपलब्धता, मानवाधिकार संरक्षण, समानता एवं नागरिक केंद्रित शासन, समानता एवं नागरिक केंद्रित शासन आदि को स्वीकार किया जाता है, आदि को स्वीकार किया जाता है, आदि को स्वीकार किया जाता है। सुशासन होने पर गुणवत्तापूर्ण सेवा की त्वरित आपूर्ति होती है। सुशासन होने पर गुणवत्तापूर्ण सेवा की त्वरित आपूर्ति होती है, जिससे आम जनजीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे आम जनजीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो ये क्या हो गया आपका सुशासन। जो जनता के लिए हो वो सुशासन, जो जनता को भी प्रशासनिक जवाबदेहिता में साथ रखे, तो ये हो गया सुशासन। जो जनोन्मुखी हो, जो जनता के लिए उन्मुख हो, जो विकास उन्मुखी हो, जो विकास के लिए उन्मुख हो, जो कल्याणोन्मुख हो, जो कल्याण के लिए उन्मुख हो, जो मूल्योन्मुख हो, जो मूल्यों को लेकर के चले, तो ये सब मिलकर सुशासन बनाते हैं। समझ रहे हैं? जनोन्मुख, कल्याणोन्मुख, मूल्योन्मुख, विकासोन्मुख, जो इन तत्वों को समावेशित करे, क्या कहलाता है? सुशासन। तो सुशासन आएगा तो लिख लोगे, क्या होगा, है ना। अगला लिखिए नैतिक शासन। इसको बोलते हैं इथिकल गवर्नेंस। ये क्या है? ये भी आसान है। नैतिक शब्द जहाँ पे आया इसका मतलब क्या है? उचित अनुचित का पता होना चाहिए आपको, सही गलत का पता होना चाहिए। तो यदि शासन में नैतिक मूल्यों का प्रयोग किया जाए तो कैसा शासन होगा? वो नैतिक शासन, है ना। लिख लो 2 लाइन में लिखिए, इसका आशय है कि शासन प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों का अनुप्रयोग। ये पूछा गया है, आप पेपर उठा के देखें, मैं पेपर दिखाऊंगा, परेशान मत होइए। लेकिन अब आपको नैतिक शासन आएगा तो आप दिमाग से कंफ्यूज हो जाएंगे, सुशासन आएगा कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लिखिए, शासन प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, उन्हें व्यवहार में लाना। जाते थे ना लैब में, पहले आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे, थ्योरी, है ना, कि बहुत सारी थ्योरी पढ़ते थे आप, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनेगा, H2SO4 कैसे बनेगा, कैसे टूटेगा, है ना। फिर वही जा कर के आप देखते थे, अनुप्रयोग करते थे, परीक्षण करते थे। तो नैतिक मूल्यों का परीक्षण यदि शासन व्यवस्था में किया जाए तो क्या होगा? वो नैतिक शासन होगा। तो लिख लीजिए, या उन्हें व्यवहार में लाना, अनुप्रयोग या उन्हें
व्यवहार में लाना, या उन्हें व्यवहार में लाना। तो जब शासन में नैतिक मूल्यों का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें क्या क्या कमियां दूर होंगी शासन की? भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? भेदभाव खत्म होगा कि नहीं होगा? वो शासन भेदभाव नहीं करेगा, निष्पक्ष हो जाएगा, गैर भेदभाव करेगा, सब गैर तरफदारी की तरफ जाएगा। तो लिख लीजिए, इससे शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा, इससे शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा, निष्पक्षता एवं निस्वार्थवादिता को बढ़ावा मिलेगा, निष्पक्षता एवं निस्वार्थवादिता को बढ़ावा मिलेगा, नैतिक मूल्यों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होगा, नैतिक मूल्यों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होगा, नैतिक मूल्यों के उल्लंघन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्थाएं, नैतिक मूल्यों के उल्लंघन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्थाएं ऐसे मामलों की जांच करेंगी, जैसे लोकपाल, लोकायुक्त, सीबीसी, ईडी, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, है ना। नैतिक मूल्यों के उल्लंघन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्थाएं ऐसे मामलों की जांच करेंगी। आप कभी ये देखिए कि जब कभी कोई घटना होती है तो उस घटना में आप देखते हैं हमेशा सीबीआई जांच की ही मांग क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? कभी ये सोचा है आपने? लोगों का परसेप्शन बना हुआ है कि ये संस्था एबल है, कैपेबल है, इसके अंदर क्षमता है, ये ऐसी जांच करेगी जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जो भेदभाव रहित होगा, जो इन गुत्थियों को सुलझा पाने में जल्दबाजी करेगी। पुलिस के ऊपर परसेप्शन क्या है? भाई पुलिस तो जांच करती है ना, लेकिन फिर सीबीआई की मांग हम क्यों करते हैं? क्यों? हमारा परसेप्शन, क्योंकि पुलिस का छवि जो बना हुआ है ना हमारे दिमाग में, वो ऐसा बना हुआ है कि ये क्या करेगा, चंद रुपयों के लिए क्या कर जाएगा, भ्रष्टाचार कर जाएगा। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण पुलिस ने प्रस्तुत किए, है ना। तो फिर हमें लगता है कि हम क्या करें, एक दूसरी संस्था जो केंद्र स्तर की सबसे बड़ी संस्था है, इस संस्था को लेकर के आए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप देखिए, मुंबई पुलिस ने क्या किया, तुरंत मामले को रफा दफा कर दिया, दबा दिया। फिर सीबीआई जांच की बात हुई, सीबीआई ने आगे फिर मामले को उठाया। तो जनता को एक भरोसा होता है संस्थाओं पे, जो निष्पक्ष संस्थाएं होती हैं। चुनाव के टाइम पे कुछ भी घटना घटती है तो लोग क्यों चुनाव आयोग का दरवाज़ा पीटते हैं, और जब चुनाव आयोग के दरवाजे पे भी उन्हें समझ में नहीं आता तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों जाते हैं? क्यों कोर्ट? क्यों? भरोसा है हमें, न्यायपालिका पे भरोसा है कि इसके दरवाजे, इसकी चौखट पे हमारे साथ कम से कम अन्याय तो नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो जब एक ट्रस्ट वर्दीनेस डेवलप होता है किसी भी चीज़ के लिए, एक परसेप्शन जनता का क्रिएट होता है, तो राज्य को नैतिक शासन और सुशासन के लिए छवि प्रबंधन में काम करना होगा। जैसे आप हैं, आपके घर में 4 भाई हैं, तो हर भाई की अलग अलग छवि होती है माता पिता के दिमाग में, और छवि बनती कैसे है? आपके आचरण से, आपके सद्गुणों से। सद्गुण और दुर्गुण क्या हैं, ये भी पूछा गया है। सद्गुण क्या है और दुर्गुण क्या है, बताइए। ये भी पूछा गया है, आपका ये पूछा गया है, क्वेश्चन है ये, कि सद्गुण क्या है और दुर्गुण क्या है, बताइए। किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो वही सद्गुण है। कोई भी काम कर रहे हैं वो सद्गुण है। गलत कार्य कर रहे हैं तो फिर वो अवगुण है फिर हमारे। जो गलत क्या है? मैंने बताया, अब आप मेरे ख्याल से पहली क्लास में हैं। ये सद्गुण परिवार के लिए होते हैं कि आपके खुद के लिए होते हैं? सद्गुण होते किसके लिए? आपके लिए होते हैं, तो फिर परिवार के लिए आप क्यों आ गए? इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्च्यू, सद्गुण को बोलते हैं वर्च्यू। तो लिखिए सद्गुण की परिभाषा।
लिख लो। सद्गुण एक दिन में विकसित होता है? कोई बताएगा? सद्गुण एक दिन में विकसित होता है या दुर्गुण एक दिन में विकसित होता है? हाँ, दोनों ही है सर। एक दिन में नहीं विकसित होता। कितना समय लग जाता है? कितना समय? सद्गुण को विकसित होने और दुर्गुण को विकसित होने में कितना समय लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न दुर्गुण जल्दी आता न सद्गुण जल्दी आता। अब समझिए, सही का लगातार अभ्यास, सही या इसको मैं उचित भी कह सकता हूं, सही या उचित का निरंतर अभ्यास, अभ्यास क्या कहलाता है? गलत या अनुचित का निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास। आप एक ही चीज लगातार दोहरा रहे हैं। गलती पहली बार करने का मतलब होता है गलती हो गई, चलो, लेकिन लगातार आप वही चीज दोहराते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। जैसे कि झूठ बोलना, तो आपने एक बार बोला तो समझ में आता है कि चलो कोई नहीं, गलती हो गई इससे, लेकिन अब आप लगातार करेंगे तो आपके अंदर एक दुर्गुण आ गया कि आप झूठे व्यक्ति हैं। घर वालों को आप क्या करिए, जैसे घर में परसेप्शन कैसे बनता है, आपसे घर वालों ने कहा कहाँ जा रहे हो, बोले बस 1 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट के 2 घंटे हो गए, 1 दिन हो गया, चल गया, कोई बात नहीं। गए, आपने झूठ भी बोला कि मैं यहाँ फंस गया, वहाँ फंस गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर अगली बार फिर उसे दोहरा दिया आपने। आप देखते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में अविश्वास कैसे विकसित होता है, या किसी के चीज़ के बीच में, मित्रता के बीच में, क्योंकि हमारे सद्गुण और हमारे दुर्गुण ही क्या करते हैं, व्यक्ति के विश्वास को विकसित करते हैं किसी के भी उसमें। और आप जब लगातार किसी के साथ एक ही चीज़ को दोहराते चले जाते हैं, दोहराते चले जाते हैं, तो व्यक्ति आपके मन, आपके प्रति परसेप्शन क्रिएट करता है। तो लिखिए, सद्गुण की परिभाषा लिखिए, रजनी पाठक जी करें 21 दिन में सद्गुण का विकास होता है। लिखिए सद्गुण के बारे में, लिखिए उचित कर्मों के निरंतर पालन करने, उचित कर्मों के निरंतर पालन करने। सद्गुण की परिभाषा है उचित कर्मों का निरंतर पालन करने या अभ्यास करने से मनुष्य में एक विशेष प्रकार का नैतिक गुण विकसित होता है। उचित कर्मों के निरंतर पालन करने या अभ्यास करने से मनुष्य में एक विशेष प्रकार का नैतिक गुण विकसित होता है, जिसे सद्गुण कहा जाता है। अब लिख लोगे सद्गुण क्या है, इसे बिल्कुल आत्मसात कर लेना है ताकि फिर ये भूले ना। सही का निरंतर अभ्यास जो एक नैतिक गुण का विकास कर दे, वो नैतिक गुण क्या है, सद्गुण। सद्गुण अच्छे गुण है ना। उचित कर्मों का निरंतर पालन करने या अभ्यास करने से मनुष्य में एक विशेष प्रकार का नैतिक गुण विकसित हो जाता है, जिसे सद्गुण कहा जाता है। अब चलो, आप अपने अपने 2-2 सद्गुण बताएंगे कि आपके 2 सद्गुण कौन से हैं। ये पूछा जाएगा, कभी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, बताइए 2 सद्गुण कौन से हैं। ये स्वयं व्यक्ति कैसे बता दिया था कि ये सामने वाले को करते हैं? नहीं, आपको नहीं पता अपने बारे में, सामने वाले को ज़्यादा पता होगा। सामने वाले को तो आपके बारे में कुछ नहीं पता। मान लो मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ, तो मुझे आपके बारे में क्या पता। एक हमें पता होता है ना अपने बारे में कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। मैंने आपको एक कल बात बताई थी पिछले सेशन में, अंतरात्मा की आवाज़। अंतरात्मा की आवाज़ मैंने लिखवा दी, क्या होती है कि अभी नहीं लिखवाई। अंतरात्मा मैंने बताया ना कि जो आपको सही आचरण कर रहे, बिना परिणाम को देखे हुए सही आचरण को बता दे कि ये चीज़ सही है गलत है, अभी उसने रिजल्ट देखा भी नहीं है, इसके बावजूद भी बता दे आपको अंदर से, तो क्या होती है, तो वो आपको बताती है कि आपके अंदर ये सद्गुण है। जैसे कि बताओ, कुछ तो होगा आपके अंदर, कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि बुराइयां ही बुराइयां भरी हैं। सभी लोग बताएं। विनीत तिवारी कह रहे हैं एक सद्गुण है इनके अंदर सुबह उठने का। ठीक है, सब लोग कहते हैं सुबह उठना अच्छी चीज़ होती है, तो शायद ये एक अच्छा सद्गुण है। और सब लोग बताएं भाई, जितने भी हैं। विराज जी कह रहे हैं मेरे अंदर हेल्पिंग नेचर, ये एक सद्गुण है। और दूसरों की सहायता करना एक सद्गुण है इनका। डेली पढ़ना, 2-2 बताने हैं अपना। डेली पढ़ते हैं आप, यानी कि डेली पढ़ना सद्गुण नहीं है, निरंतरता सद्गुण है। रेगुलरिटी, कि आप कोई काम लेते हैं और उसे रेगुलर रहते हैं,
ये आपका सद्गुण हो सकता है। डेली पढ़ना सद्गुण नहीं, वो तो एक कर्म है। सद्गुण मतलब होता है जो अच्छा कर्म हो, रेगुलरिटी होना एक सद्गुण है। कमिटमेंट होना, प्रतिबद्ध होना, मैंने आपसे कोई वचन दिया और उस वचन का पालन किया, एक सद्गुण है कि मैं अपने कमिटमेंट, अपने वादों को पूरा करता हूँ, सद्गुण है। सत्य बोलना एक सद्गुण है। अहिंसा का पालन करना एक सद्गुण है। अहिंसा का पालन करते हैं। अहिंसा कई प्रकार की होती है, मंचा वासा कर्मणा, मन से, वचन से, विचार से, कर्म से। हम मन से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते कि भगवान इसका कभी अहित ना करना, तब आप अहिंसक हो। वचन से भी नहीं सोचते हैं, कभी अपने विचारों से भी ऐसा नहीं बोलते कि तेरा अनभला हो जाए। कई बार कहते हैं ना भगवान बताएगा तुझे, इसका मतलब क्या है, आप सामने वाले को सोच रहे हो कि कभी तो तेरा भी अनभला होगा। कर्मणा, कर्म से कर देते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने बताई हैं, देखो अब लोगों को मिल नहीं रही हैं, किसी को अपने बारे में कभी बैठ के सोचे नहीं, अपने बारे में खुद को नहीं पता है कि आपके क्या सद्गुण हैं, आपको यही नहीं पड़ा। निशांत कुमार का आध्यात्मिकता, सच बोलना, डिसिप्लिन, अनुशासन, और क्या है सिंपैथी, सहानुभूति, ये दो हैं इनके पास। कोई भी काम को मेरी, अभिषेक कुमार जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं आप। सच, सच बोलना, सच जो होता है ना आपका सत्य, मान लीजिए ये भी आपका बहुत इथिकल शब्द है। परिस्थितियों के अनुसार सत्य की परिभाषा बदल जाती है ना। परिस्थितियों के अनुसार सत्य की परिभाषा बदल जाती है। मान लीजिए कहीं पे कोई दंगा हुआ हो और दंगे में दंगाई जो है, एक दंगाई एक व्यक्ति है, दूसरे धर्म का है, जिस धर्म के आप नहीं हैं, आपके घर में आके छुप जाता है और दंगाई उसे ढूंढते हुए आते हैं कि क्या कोई तुम्हारे घर पे आया है, तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे? वहाँ तो झूठ का सहारा लोगे। तो सत्य की परिभाषा बदल गई। सत्य ये कहता है कि यदि आपके सच बोलने से कोई उचित हो जाए तो वो सत्य असत्य सत्य से बड़ा होता है। यानी झूठ भी अपने आप में मायने रखता है। कई बार झूठ आपकी कई लोगों की जिंदगियां बचा देगा। बेवजह झूठ ना बोला जाए। चलिए, लेकिन है तो वो भी झूठ ही ना, उसको भी तो झूठ ही में रखेंगे। कोई आया, आपने बोला कि वो है तो झूठ ही, लेकिन अच्छे के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। एक मूवी का डायलॉग भी है ये। कोई भी काम को रेगुलर से करते हैं अभिषेक जी। अच्छा, अब देखो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलें क्या नहीं। करुणा, दया, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे वर्चू हैं, बहुत सारे वर्चुओं की भरे। मैं भी आपको चलो आज मूल्य दिखाऊंगा। तो अब आगे नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखिए। अभी सद्गुण पे आगे लिखिए। आप अपने दो सद्गुण नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब सबका काम है कल दो सद्गुण अपने सोच के आना। इस पर थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जिसे आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, जो सही है अपनी दिनचर्या में, जो रेगुलर है। आप बिल्कुल इसको लेकर आप प्रतिबद्ध हैं। क्या ऐसी दो चीजें आपके जीवन में हैं जो रेगुलर हैं, कंटिन्यूअस हैं, जिनका निरंतर अभ्यास कर रहे हैं? ये दो सद्गुण। ठीक है, अगला आगे इसमें लिखिए। सद्गुण चरित्र की उत्कृष्टता एवं आत्मा की नैतिक विकास का प्रतीक है। सद्गुण चरित्र की उत्कृष्टता, सद्गुण चरित्र की उत्कृष्टता एवं आत्मा के नैतिक विकास का प्रतीक है। सद्गुण की अभिव्यक्ति मानव के आचरण में होती है। सद्गुण चरित्र की उत्कृष्टता एवं आत्मा के नैतिक विकास का प्रतीक है। यदि ज़्यादा सद्गुण होंगे तो ये बोला जाएगा कि इसके अंदर नैतिक विकास ज़्यादा है इसका, है ना। सद्गुण चरित्र की उत्कृष्टता एवं आत्मा के नैतिक विकास का प्रतीक है। साहस एक सद्गुण है? कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पे आपका जीवन संकट में हो, लेकिन आपके जीवन से कई लोगों का जीवन बच सकता हो, तो साहस कहलाता है। अदम्य साहस। विवेक एक सद्गुण है। आप परिस्थितियों में अपने आप को
क्या करते हैं, जब कोई बात बोलते हैं तो उसको एक बार सोचते हैं, विचार करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो एक बार विवेक का सहारा लेते हैं। विवेक का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया आपके जीवन में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, संवेग, जो आपके ऊपर हावी रहते हैं। दूसरा चीज़ है विवेक, जो आपको उन संवेगों से रोकता है। गलत करने से रोकने में हमेशा विवेक साथ देता है। तो ये कहते हैं बड़ा विवेकवान व्यक्ति है, ऐसे निर्णय लेता अपने डिसीजन। जब प्रशासन में रहोगे तो विवेक का सबसे ज़्यादा सहारा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि संवेग कुछ करने के लिए बोलेंगे। जैसे मान लो अभी एक केस स्टडी में पढ़ रहा था, एक केस स्टडी है, मान लीजिए यही आपकी कि एक धर्म विशेष के लोग एक राज्य से किसान आंदोलन करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। सिख धर्म के लोग हैं, ज़्यादातर लोग पंजाब से हैं। आप भी उसी धर्म से संबंधित हैं और आपकी पोस्टिंग तत्कालीन समय में दिल्ली में ही है, ठीक है। आप उस समय एक पुलिस अधीक्षक के पद पे हैं और आप भी उस आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। आप भी चाहते हैं कि किसानों की बात को सुना जाए, लेकिन तभी आपको ऊपर से आदेश आता है कि इनको दिल्ली में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए, इनको वहीं पे रोक देना चाहिए और इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जानी चाहिए। अब आपका विवेक क्या कार्य करेगा यहाँ पे? एक तो सर अच्छी जगह से जो कोई मसला है उसमें बातों से सुलझाया जाता है। विवेक बातों से नहीं सुलझ रहा ना, वहाँ पे तो आप उसके पक्ष में पहले से। केस स्टडी क्या कह रही है, केस स्टडी कह रही है कि आप बिल्कुल पक्ष में हैं उसके, आप समर्थन कर रहे हैं उसका, आप बिल्कुल उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। आप भी चाहते हैं कि वो आंदोलन सफल हो जाए। केस स्टडी पे जाइए। अब यहाँ पे नैतिक द्वंद्व की स्थिति आ गई, दुविधा की स्थिति आ गई। अब आपकी पुलिस कार्रवाई हो सकता है कि आंदोलन को ख़त्म ही कर दे। कल के दिन जीवन भर आप सोचें कि जिस चीज़ को मैं चाहता था वो पूरा नहीं कर पाया। तो यहाँ पर क्या आएगा, कर्तव्य, ड्यूटी। एक यहाँ पे मैं आपको सिद्धांत अभी बताऊंगा, जब केस स्टडी सॉल्व करेंगे 5-6 सिद्धांत बताऊंगा, उसी से सारे केस सॉल्व हो जाएंगे। ड्यूटी का, कर्तव्य का सिद्धांत। करते हैं तो जब कभी भी आप नैतिक द्वंद्व या नैतिक दुविधा में फंसेंगे तो वहां पर आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, विवेक का। विवेक एक सद्गुण है, न्याय, जस्टिस एक सद्गुण है। आप अन्याय का सहारा नहीं देते, जहां पे गलत हो रहा होता है वहां पर आप खड़े हो जाते हैं। संयम, आप एक संयमी व्यक्ति हैं, है ना। ये सब क्या है, यही तो सद्गुण है, यही तो वर्च्यू हैं। ऐसे बहुत सारे सद्गुण हैं जो आपके अंदर हो सकते हैं, है ना। तो आपको सद्गुण के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे लिखिए, आगे लिख लीजिए। कहाँ पर थे हम, प्रतीक है। लिखिए, सद्गुण की अभिव्यक्ति मानव के आचरण में होती है। सद्गुण की अभिव्यक्ति मानव के आचरण में होती है। मानव के आचरण में होती है। ज्ञान क्या हो सकता है, ज्ञान भी एक सद्गुण है। आप ज्ञानी व्यक्ति हैं तो एक सद्गुण है, ज्ञान भी एक सद्गुण है। बोला जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है, प्रकांड पंडित है, तो सद्गुण की पूजा की जाती है ना। तो सद्गुण कई प्रकार, जैसे एग्जाम्पल पे लिख दीजिए, उदाहरणतया ज्ञान, विवेक, संयम, साहस, न्याय आदि को सद्गुण के रूप में स्वीकार किया जाता है। आदि को सद्गुण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला लिखिए, दुर्गुण।
दुर्गुण को बोलते हैं इंग्लिश में वाइस। VICE। सद्गुण होता है वर्च्यू, ये होता है दुर्गुण वाइस। लिखिए अनुचित कर्मों के अभ्यास से, अनुचित कर्मों के अभ्यास से, अनुचित कर्मों के अभ्यास से मनुष्य में एक प्रकार का अनैतिक गुण विकसित होता है। अनुचित कर्मों के अभ्यास से मनुष्य में एक प्रकार का अनैतिक गुण विकसित होता है जिसे दुर्गुण कहा जाता है, जिसे दुर्गुण कहा जाता है। जिसे दुर्गुण कहा जाता है। यह चरित्र की निकृष्टता को बताता है। यह चरित्र की निकृष्टता की, आपका कैरेक्टरलेस, यह चरित्र की निकृष्टता को बताता है कि आपका चरित्र कैसा है। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से? दुर्गुणों से। ठीक है। अब मुझे बताइए उचित और सद्गुण में क्या अंतर है? उचित, राइट एंड वर्च्यू, इन दोनों में क्या संबंध है या क्या अंतर है? समय के अनुसार चीजें, नहीं नहीं, समय के अनुसार नहीं है। देखो सीधा क्लियर, मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं क्लास में, आपने नहीं की हैं। राइट का मतलब क्या है? राइट का एक सिद्धांत, एक थ्योरी है। सही का किसे सही कहेंगे आप? सही मतलब जिसका लक्ष्य कैसा हो, ये सही है। जिसका लक्ष्य शुभ हो, जिसका टारगेट, जिसको करने से हमें अच्छा परिणाम मिले, वो सही है। ठीक। और जिसको करने से राइट, रॉन्ग का क्या है कॉन्सेप्ट? जिसको संपादित करने से इविल या बैड या गलत परिणाम मिले, उसे हम क्या कहेंगे? गलत का सिद्धांत और सही का सिद्धांत। ये दो थ्योरी है उचित और अनुचित की। तो आप मुझे बताइए सही का सिद्धांत, सही उचित वर्सेस आपका सद्गुण, ये क्या है? क्या होगा? दोनों एक ही चीज नहीं है। सद्गुण क्या है? एक निरंतर, ये तो क्या है, आप ये तो देख के कार्य करते, कार्यों का संपादन आप राइट एंड रॉन्ग करके, आप जब कोई काम करते हैं तो पहले आपकी, या तो आपको पता होता है, आपका विवेक बताता है कि ये चीज़ सही है गलत है। यदि विवेक भी नहीं बताता तो आपकी अंतरात्मा बताती है कि ये चीज़ सही है गलत है। तभी आप उस काम को संपादित करते हैं। हर काम के उचित अनुचित को आप देखते हैं। बिना उचित अनुचित आप कोई कार्य करते ही नहीं है। तो ये तो प्रतिदिन के, सद्गुण अलग चीज है। सद्गुण एक आपके अंदर का गुण है जो आपके अंदर है, समझ रहे हैं? जो निरंतर आप रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर आप उसके साथ जुड़ गए, वो सद्गुण है। और सद्गुण का विकास एक निरंतर प्रक्रिया से होता है। उचित अनुचित तो हर काम के साथ जुड़ा। अभी आप क्लास में बैठे हो, उचित है तो बैठे हो, यदि यही काम अनुचित होता तो नहीं बैठे होते। बियर बार में बैठे होते, क्लब में बैठे होते, समझ रहे हैं? नहीं समझे? लिखिए उचित और सद्गुण, ये पूछा गया है क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? लिखिए नैतिक नियमों के अनुरूप कार्य करना, नैतिक नियमों के अनुरूप कार्य करना उचित है। नैतिक नियमों के अनुरूप कार्य करना उचित है, जबकि उचित कर्मों के संपादन से, उचित कर्मों के निरंतर संपादन से उचित कर्मों के निरंतर संपादन से चरित्र का नैतिक उत्कर्ष ही सद्गुण है। ये कई उचित मिलकर के सद्गुण बना देते हैं। जब आप उचित ही उचित को करते जाते हैं तो क्या बनता है? वो एक सद्गुण बन जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे उचित क्या है? सुबह उठना उचित है,
लेकिन निरंतर आप उसे करते गए तो एक आपके अंदर सद्गुण विकसित हो गया, है ना। अपने किसी भी बात को आप क्या कर रहे हैं, कोई भी आपने मन में विचार लेकर के आए और उस विचार को पूरा किया आपने, तो क्या हुआ, उचित है। पहली बात तो वो विचार उचित है अनुचित है, यदि उचित है उसे लगातार करते रहे तो आपके अंदर एक सद्गुण विकसित हो गया, है ना। तो सद्गुण क्या है, उचित कर्मों का निरंतर संपादन से जो चरित्र का नैतिक उत्थान होता है या नैतिक उत्कर्ष होता है वो सद्गुण है। ठीक हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया उचित और सद्गुण का। अब अगली बात करते हैं कर्तव्य। सद्गुण एवं कर्तव्य में क्या जुड़ाव है, क्या संबंध है। कर्तव्य, पहले ड्यूटी बताइए कि ड्यूटी क्या है। कर्तव्य किसे कहते हैं, ड्यूटी बोलते हैं ना, मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ। जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं भी एक ड्यूटी कर रहा हूँ, आप एक ड्यूटी कर रहे हैं, फादर आपके बोलते होंगे मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ, एक किसान भी ड्यूटी में जाता है। ड्यूटी क्या है, घर में सबकी ड्यूटी होती है अपने कार्य का सही ढंग से पालन, अपने कार्य का सही ढंग से पालन। सही ढंग से नहीं भी कर रहे हैं तो भी ड्यूटी है। यदि सही ढंग से कोई नहीं, जरूरी थोड़ा ना आप सही ढंग से ही कर रहे हैं। क्लास आ गए लेकिन क्लास में कितना प्रोडक्टिविटी लेके गए, मैं भी एक शिक्षक के तौर पे आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं नैतिक ढंग से पालन ना कर रहा हूँ। हर काम को आप, हर कर्तव्य, हर ड्यूटी को सब लोग सही ढंग से पालन करने लग जाए तब तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। सर इंग्लिश में ड्यूटी कहने में तो मजबूरी में होता है और हिंदी में कर्तव्य एक पॉजिटिव में जाता है। क्यों निगेटिव में कैसे जाता है इंग्लिश में? क्योंकि जैसे किसी कंपनी में कोई लोग जैसे काम करते हैं तो कहते हैं ड्यूटी, ये रोज का काम है, हमारा ड्यूटी है। ड्यूटी है, ये मजबूरी में भी, मजबूरी नहीं आता उस शब्द के साथ। ड्यूटी, कर्तव्य, पहले कर्तव्य लिख लो, कर्तव्य क्या है, पहले कर्तव्य की परिभाषा लिख लो, फिर कर्तव्य एवं सद्गुण को मैं बताता हूँ। कर्तव्य वह नैतिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य वह नैतिक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन व्यक्ति को करना चाहिए। यहाँ पे चाहिए की बात आ रही है। कर्तव्य वह नैतिक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन व्यक्ति को करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? कर्तव्य क्या हुआ, एक आपको क्या करना चाहिए, माता को क्या करना चाहिए, पिता को क्या करना चाहिए, पुत्र को क्या करना चाहिए, छात्र को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो ड्यूटी है। आप कहीं जॉब करेंगे किसी कंपनी में तो उस कंपनी के प्रति आपको क्या करना चाहिए और कंपनी को आपके लिए क्या करना चाहिए, दोनों की अपनी अपनी ड्यूटी है। कंपनी आपको क्या करेगी, कुछ पे करेगी ताकि आपका जीवन निर्वाहन हो सके, और आपको क्या करना चाहिए कि कम से कम जो लायबिलिटी आपकी है कंपनी के प्रति उसको पूरा करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये कैसी है, नैतिक बाध्यता है आपकी। अच्छा, ड्यूटी का दायित्व से कुछ जुड़ाव है। दायित्व को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो शब्द आते हैं, एक आता है उत्तरदायित्व, एक होता है दायित्व। दोनों में क्या अंतर है? हम उत्तरदायित्व को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं जवाबदेही, उत्तरदायित्व। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। दोनों में क्या अंतर है? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी में दायित्व ये होता है कि काम हमें जो दिया गया वो करना नहीं करना है। दायित्व में रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की सेवा करना आपकी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप करते हो, अकाउंटेबिलिटी में बाध्यता होती है। जैसे मैंने, आपने मुझे पेमेंट की, पैसे दिए, तो मेरी एक बाध्यता कि मैं आकर यहाँ क्लास लूँ। समझ रहे बात को? आपको मैंने एक समय निर्धारित किया, आपको मैंने कहा कि मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ये मेरी बाध्यता है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है आपके प्रति।
मेरा उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व में बाध्यता होती है, दायित्व में बाध्यता नहीं होती है। दायित्व में आपको करना चाहिए, अब आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नैतिक तौर पे आपको करना चाहिए आपका जो दायित्व है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी आपको करना चाहिए, अपने राष्ट्रगान का पालन करना चाहिए। आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अलग बात है। राष्ट्र ध्वज का पालन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और राज्य ने आपको फंडामेंटल राइट दिए हैं, राज्य की अकाउंटेबिलिटी है, उसे बाध्यता है, आपके फंडामेंटल राइट को नहीं खत्म कर सकता वो राज्य की बाध्यता है राज्य के ऊपर। यदि करेगा तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं उसके खिलाफ। समझ रहे, दोनों में अंतर समझ रहे हो। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जिसमें कार्य करने की बाध्यता समाहित हो वो अकाउंटेबिलिटी है, और जो कार्य करना चाहिए नैतिक तौर पे वो क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले आप कर्तव्य समझ में आया, कर्तव्य हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है हमारी, है नैतिक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, अब आगे लिख लीजिए नेक्स्ट, सद्गुण एवं कर्तव्य, वर्च्यू और कर्तव्य में क्या दोनों में जुड़ाव है, क्या संबंध है, ये पूछे जाएंगी चीज़ें आपसे। मैं कहाँ था, मैं शासन सरकार में था, आप लोग सद्गुण और दुर्गुण में ले आए। चलिए लिखिए, इसके बारे में लिखिए। सद्गुण चरित्र का वह गुण है, सद्गुण चरित्र का वह गुण है जो हमें कर्तव्य पालन के योग्य बनाता है। यदि आपके अंदर सद्गुण नहीं होंगे तो क्या कर्तव्य पालन करेंगे आप, बिना सद्गुणों के आप कर्तव्य पालन कर पाएंगे? एक अज्ञानी व्यक्ति को कर्तव्य दिया जाए कि वो सबको शिक्षित करे, पढ़ाए, तो क्या पालन कर पाएगा? तो सद्गुण आपको कर्तव्य पालन के योग्य बनाते हैं, बिना सद्गुणों के आप कर्तव्य पालन नहीं कर सकते। एक साहसी, कोई डरपोक आदमी हो, उसको सीमा में खड़ा कर दीजिए, वो क्या देश की रक्षा करेगा? जब साहस होगा, अदम्य पराक्रम होगा, तो आप सीमा में जाके रक्षा कर पाएंगे, तब आप बंदूक उठा पाएंगे। समझ रहे हैं? तो बिना सद्गुण के आप कर्तव्य नहीं पूरे कर सकते। इसलिए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? सद्गुण होना चाहिए। ठीक, लिखिए, सद्गुण चरित्र का वह गुण है जो हमें कर्तव्य पालन के योग्य बनाता है। तो आपको कर्तव्य से जुड़ा हो गया इसका, बिना सद्गुण के हम कर्तव्य पालन नहीं कर सकते हैं। आगे लिखिए, जबकि नैतिक दृष्टिकोण से हमें जो करना चाहिए, जबकि नैतिक दृष्टिकोण से हमें जो करना चाहिए वह हमारा कर्तव्य हो जाता है, वह हमारा कर्तव्य हो जाता है। कर्तव्य में नैतिक बाध्यता का तत्व निहित होता है, कर्तव्य में नैतिक बाध्यता का तत्व निहित होता है। कर्तव्य में नैतिक बाध्यता का तत्व निहित होता है। अगला देखिए, कर्तव्य एवं दायित्व, कर्तव्य एवं दायित्व। तो आप देख रहे हैं कर्तव्य का मतलब क्या है? एक नैतिक जिम्मेदारी जो आपको करना चाहिए। दायित्व भी क्या कह रहा है? करना चाहिए। तो कर्तव्य में दायित्व निहित होता है। जब भी कर्तव्य ड्यूटी की बात आएगी उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी होती है ना? तो लिखिए, कर्तव्य में दायित्व निहित होता है।
कर्तव्य में दायित्व निहित होता है। ज्यों ही हमें किसी कर्तव्य का ज्ञान होता है, ज्यों ही हमें किसी कर्तव्य का ज्ञान होता है, त्यों ही उस कर्तव्य का पालन हमारा दायित्व बन जाता है। त्यों ही हमें उस कर्तव्य का पालन हमारा दायित्व बन जाता है। त्यों ही उस कर्तव्य का पालन हमारा दायित्व बन जाता है। समझ रहे हैं? हर जगह पे आपका कर्तव्य बदलता है, ड्यूटी बदलती है। परिवार में आपकी ड्यूटी अलग है, समाज में आपकी ड्यूटी अलग है, राष्ट्र में आपकी ड्यूटी अलग है, खुद के प्रति आपकी ड्यूटी अलग है, आपकी व्यावसायिक ड्यूटी अलग है। हर जगह पे आपका कर्तव्य बदल जाएगा। समझ रहे हैं? राष्ट्र के लिए आपका कर्तव्य क्या है? एक अच्छे नागरिक बने रहना, आपराधिक गतिविधियों से दूर रहना, राष्ट्र के उत्थान में नैतिक भागीदारी अपनाना, है ना, प्रयास करना कि आपके कुछ कर्मों से राष्ट्र का नाम हो, राष्ट्र के लिए कुछ योगदान कर सकें तो करना चाहिए आपको। तो ये आपका राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। परिवार के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं? अब परिवार में आपकी क्या पोस्ट है, आपकी क्या पद है? यदि परिवार में आप पुत्र हैं, देखिए कैसे कैसे बदलेगी आपकी ड्यूटी। पहले आप पुत्र रहते हैं, पुत्र से पुत्र या पुत्री, फिर ड्यूटी बदलेगी आपकी, विवाह होगा, ठीक है, पति बन जाएंगे, ड्यूटी बदल गई। लेकिन पुत्र की ड्यूटी खत्म नहीं हुई, क्योंकि माँ बाप भी हैं। 2 ड्यूटियों का पालन करेंगे आप। पत्नी के प्रति आपकी जवाबदेही अलग होगी, क्योंकि कोई आपके लिए पूरा घर छोड़ के आया है, ठीक है, तो उसके प्रति भी ड्यूटी हो गई। अब आप कहते क्या है, सामंजस्य नहीं बैठा पाते। आदमी का क्यों विवाद होता है? वो क्या करता है, पुत्र की ड्यूटी ही निभाता रहता है, या पुत्र की ड्यूटी छोड़ देता है और पति की ड्यूटी निभाने लग जाता है। आपको करना क्या चाहिए? आपकी चूंकि 2 ड्यूटी हो चुके हैं तो दोनों का पालन करना चाहिए। अब डबल जॉब, डबल शिफ्ट हो गई, तो दोनों का बराबर, दोनों को अलग अलग भी देखना चाहिए आपको, ठीक। इसके बाद आप पिता बनेंगे तो फिर आपकी पिता की ड्यूटी पुत्र के प्रति, समझ रहे हैं? तो आपको समय के साथ आपकी ड्यूटियां बदल जाएंगी। यदि घर में बहन है तो बहन के प्रति एक भाई की ड्यूटी, भाई की बहन के प्रति ड्यूटी, तो ड्यूटियां आपकी ये परिवार के प्रति हो गई। समाज के लिए क्या ड्यूटी हो सकती है? सबसे पहले आप सामाजिक प्राणी बने रहें, समाज में अपना एक अहम पहले बताएं कि मैं हाँ समाज का एक अंग हूँ, उपस्थित हूँ। अब मान लीजिए आप जिस आस पड़ोस में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। हो सकता है कि वहाँ पे जल निकास की प्रॉब्लम हो। अब आप कह रहे हैं हमसे क्या मतलब, पता चला आप ही हैं जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी आप ही इकट्ठा करवा रहे हैं, अपनी नाली बंद किए बैठे हुए हैं, आपके कारण से पड़ोसी परेशान है। तो आपका क्या है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। आपको अपने पास पड़ोस की भी समस्याओं को समझना पड़ेगा, उनको हल करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम आएंगी उसमें बराबर की सहभागिता रखनी पड़ेगी। वित्त की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बराबर का धनावंटन होता है ना। आप देखते हैं, छोटे बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपके आस पड़ोस में आप देखते हैं कई बार तिथि त्यौहार आते हैं तो आपसे अंशदान लिया जाता है, रसीद काटने आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, मना नहीं कर सकते फिर आप, क्यों? क्योंकि सब मिल के कर रहे हैं, आपके पड़ोस की चीज़ है, आपकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी करना चाहिए। हो सकता है आप ना करते हो। तो समाज के प्रति भी हमारे दायित्व है। हम एक सामाजिक प्राणी, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें ताकि वो भी समाज में बेहतर रहें। समझ रहे हैं? तो समाज में आपका क्या रोल है आपको ये पता होना चाहिए। परिवार में आपका क्या रोल है आपको ये पता होना चाहिए। राष्ट्र के लिए आपका रोल क्या है ये पता होना चाहिए। खुद के प्रति भी आपकी ड्यूटी, आपकी खुद के प्रति क्या ड्यूटी है बताइए। अपने लिए क्या कर्तव्य है आपका? सबसे पहले सद्गुणों का विकास करना, निरंतर उचित का अभ्यास करना, यह आपके अपने प्रति ड्यूटी है। सद्गुणों का विकास करेंगे तभी आप कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे, क्योंकि बिना सद्गुणों के अभ्यास के आप कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? अपना नैतिक उत्थान करना, खुद खुश रहना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना,
बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब तक आप अपना नहीं उत्थान करेंगे तब तक सामने वाले का नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका कर्तव्य वर्सेस दायित्व, ड्यूटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, अभी चलो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम कहाँ थे, पहले वहाँ पहुँचते हैं जहाँ थे। सुशासन, नैतिक शासन पे। नैतिक शासन हो गया कंप्लीट, शायद मेरे ख्याल से हो गया, है ना। मैंने कहाँ तक लिखवाया था नैतिक शासन में? हाँ, दंडात्मक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्थाएं ऐसे मामलों की जांच करें, है ना। ये सारी चीज़ें हो गया था। और ये लिखा था कि दोष सिद्ध हो जाने पर शीघ्रतापूर्ण दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमने लिखा था। आगे इसी में एक लाइन और लिख लीजिए, नैतिक शासन में ही एक ऐसी कार्य संस्कृति का विकास हो जहां लोग स्वेच्छा से नैतिक आचरण, एक ऐसी कार्य संस्कृति का विकास हो, नैतिक शासन एक ऐसी कार्य संस्कृति का विकास हो, एक ऐसी कार्य संस्कृति का विकास हो जहां लोग स्वेच्छा से नैतिक आचरण करें। एक ऐसी कार्य संस्कृति का विकास हो जहां लोग स्वेच्छा से क्लियर। नैतिक शासन क्या है लिख लोगे। अब अगला डालिए प्रशासन। अब प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हो तो ये तो बताना ही पड़ेगा आपको। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रशासन क्या है? इसी का तो हिस्सा बनना है आपको। क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है? फिर बात आती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोक प्रशासन क्या है। दूसरा शब्द ये जुड़ जाता है। ये अलग है, सर दर्द होने लगता है जबकि बताइए ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं। हाँ, कुछ भी बोलिए। तो जो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का सही ढंग से पालन करवाए वो प्रशासक है, वो प्रशासन है। अच्छा, और ये भी संगठनात्मक समूह आसान भाषा में क्या हो सकता है बताओ, फिर बाकी तो मैं तो बताऊंगा ही। बिल्कुल सही बोला, ये भी एक संगठन है, ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड है, संगठनात्मक ढांचा है इसका। निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया प्रबंधित कार्य, या फिर और आसान भाषा में प्रशासन एक विशिष्ट शासन पद्धति है। प्रशासन एक विशिष्ट शासन पद्धति है जिसका उद्देश्य है किसी भी क्षेत्र का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, मैनेज करना। प्रशासन से एक शब्द निकल के आता है प्रबंधन करना, है ना। या फिर कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र को देखें, प्रशासन हर क्षेत्र का अलग अलग हो सकता है ना। निजी प्रशासन अलग हो सकता है, कारपोरेट प्रशासन अलग हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो सकता है। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र के लिए, किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया कोई सुनिश्चित कार्य प्रशासन के अंतर्गत आता है ना। लिखिए इसमें 2-3 चीज़ें लिखिए। प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन है। प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन है जिसमें किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य
जिसमें योजनाबद्ध व्यवस्था, जिसमें योजनाबद्ध व्यवस्था, मानव एवं भौतिक संसाधनों का व्यवस्थापन, मानव एवं, जिसमें योजनाबद्ध व्यवस्था, मानव एवं भौतिक संसाधनों का व्यवस्थापन, कहाँ पर हैं आप? सुनिश्चित कार्य है जिसमें योजनाबद्ध व्यवस्था, मानव एवं भौतिक संसाधनों का व्यवस्थापन, मानव एवं भौतिक संसाधनों का व्यवस्थापन है अर्थात एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए, एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों के एक समूह का सामूहिक प्रयास, लोगों के एक समूह का सामूहिक प्रयास, सबसे आसान भाषा में, ही प्रशासन है। तो प्रशासन क्या एक प्रकार का विशिष्ट शासन है जिसमें एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों का सामूहिक प्रयास है, लोगों के एक समूह का सामूहिक प्रयास है। ठीक है। आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। ये गोल और लक्ष्य का निर्धारण कौन करती हैं? जो पॉलिसी होती हैं, जो नीतियां होती हैं, ये उनका गोल है। और ये नीतियां कौन बनाता है? सरकार। शासन के माध्यम, शासन का कार्य होता है ये। आप किस लिए जा रहे हैं? प्रशासन का मतलब है आपको सरकार की नीतियों का अनुपालन करना है। आप नीति निर्माण के लिए नहीं जा रहे हैं। सरकार ने जो आपको लक्ष्य दिया कि इस नीति को कार्यान्वित कराओ, एक लक्ष्य दिया गया, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करना। तो पूरा जो एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है, किसी भी जिला प्रशासन का एक लक्ष्य है ना। क्या लक्ष्य है? जिले का विकास, जिले का डेवलपमेंट, जिला में कानून व्यवस्था बना के रखना। तो जिले का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है। मैं कभी किसी क्लास में आपको पूरे जिले का प्रशासन बताऊंगा कि कितने प्रकार के अधिकारी एक जिले में रहते हैं, कानून व्यवस्था कौन देखता है, न्याय व्यवस्था कौन देखता है, किस तरीके से पूरा एक हायरार्की क्रिएट की गई है। ठीक है, मैं कभी किसी दिन एक सेशन में हम लोग उसे देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत एक जिले का प्रशासन कैसे चलता है, फिर जिले के प्रशासन को कैसे राज्य के प्रशासन से इंटीग्रेट किया गया है और राज्य के प्रशासन को कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटीग्रेट किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया एक सामूहिक प्रयास है। ठीक, हर जगह पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर जगह पे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसका लक्ष्य क्या है? आपको राजस्व की उगाही करके देना है, यह उसका टारगेट है। पुलिस विभाग है, उसका लक्ष्य क्या है? कानून व्यवस्था बना के रखना है, उसका लक्ष्य है। इसके अलावा दूसरी चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते वो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एडमिनिस्ट्रेशन, आप भी एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, एक गोल है सरकार की नीतियों का अनुपालन करना। जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे उस डिपार्टमेंट में जो सरकार की नीतियां हैं, जो पॉलिसी हैं, उन पॉलिसी को पूरा करने का कार्य किसका होता है? प्रशासन का। इसीलिए एक विशिष्ट प्रकार का शासन है। ये भी शासन ही है, लेकिन एक विशिष्ट ऐसा शासन है जो एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास। ठीक, समझ रहे बात को? तो अब आगे इसमें एक शब्द और आता है। एक तो आप प्रशासन को लिख पाएंगे आसानी से, ठीक है। अब इसमें इसको लिख लीजिए, प्रशासन को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
लोक प्रशासन, और दूसरा क्या है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या निजी प्रशासन। पहला है लोक प्रशासन, दूसरा है निजी प्रशासन। तो लोक प्रशासन का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट, सरकारी व्यवस्था, है ना। लिख लीजिए, आप पहले लिखिए लोक प्रशासन, इसके बारे में 3-4 पॉइंट लिखवा देता हूँ, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला है लोक प्रशासन। तो आप जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका लक्ष्य क्या है, प्रबंधन करना। ठीक है, आपका लक्ष्य है आपको एक कार्य का प्रबंधन करना है। मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, जी हजूरी के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं आप, जो ऊपर से आपको आदेश दिए जाएंगे, जो सरकारी नीतियां होंगी उनका पूर्ण अनुपालन करने का कार्य आपका हो, इसलिए जा रहे हैं। जिसका भाव क्या है, हर नीति का भाव क्या है, सेवा करना। हर नीति का जो लक्ष्य है, गोल है, लोगों की सेवा करना, लोगों तक जस्टिस पहुंचाना, सोशल जस्टिस पहुंचाना। ठीक है, बाकी प्रशासक अपने स्तर से कोई समाज सेवा नहीं करता है। आप अपने दायित्वों के माध्यम से समाज सेवा कर सकते हैं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको ये करना चाहिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी भी यही है, आपको ये करना ही पड़ेगा। आपके ऊपर बाध्यता है कि जो सरकार, जिस डिपार्टमेंट में भी जाओगे, कल के दिन जब आप सिविल सेवा का एग्ज़ाम दोगे, 24 पोस्ट हैं, उसमें से जो रैंक होगी, जिस आधार पे आपका चयन होगा, यदि आपको रेलवे सर्विसेज दी जाएगी, थोड़ा ना आप डीएम का काम संभालो। यदि आप आईपीएस बनोगे, थोड़ा ना आप डीएम का काम संभालोगे। यदि आप आईआरएस में जाओगे, थोड़ा ना डीएम का काम संभालोगे। इंडियन पोस्टल सर्विस में होगे, थोड़ा ना डीएम का काम संभालोगे। आईएएस का काम आईएएस संभालेगा, आईपीएस का काम आईपीएस संभालेगा, आईआरएस का काम आईआरएस संभालेगा। समझ रहे हैं बात को? आपको जो डिपार्टमेंट दिया जाएगा, उस डिपार्टमेंट में जाके आपको उसका प्रबंधन करना है और सरकार की नीतियों को पूरा करने में आपको सहयोग प्रदान करना है। बस ये आपका कर्तव्य है। ठीक, ये। और आप, होता क्या है, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यदि आपको किसी दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन ढांचे से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो आप ले सकते हैं। मान लीजिए क्या है, अब जो जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी का कर्तव्य क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या है, उसके दायित्व क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या अथॉरिटी है उसकी, जवाबदेहिता क्या है, डीएम के क्या कार्य होते हैं। वो काम होता है, वो काम वो है, ये भी एक उसका लक्ष्य है, एक दायित्व है कि ज़िले में पहली बात शांति बनी रहे, ज़िले का विकास हो। जितने भी ऊपर से राज्य के द्वारा ज़िले के विकास के लिए विभिन्न, अब विकास कैसे होगा ज़िले का, ये बताइए। राज्य ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, उन कानूनों को यदि इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो विकास हो जाएगा, है ना। कैसे कैसे कानून बनाए हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे रोजगार के लिए कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों के लिए कानून बनाए गए हैं। तो करना कुछ नहीं है, उस पद पे जाके उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कराना है आपको। अब स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के कराने के लिए आपको क्या मिला है, एक स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का आपको नीचे एक पूरा ढांचा मिला है। आपको यदि कानून व्यवस्था करानी तो उसके लिए आपको पूरा पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। आपको न्याय कार्य कराना, उसके लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मिला हुआ, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिली है। भू राजस्व उगाही का काम भी आपका है, तो उसके लिए आपको पूरा एक राजस्व डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो आपके जो दायित्व हैं उसके लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, उस स्ट्रक्चर से आपको काम करवाना होगा, जिसकी अंतिम जवाबदेहिता आपकी होगी, क्योंकि उच्च स्तर पे आप बैठे हैं। समझ रहे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रशासन जो होता है, प्रशासन का जो मूल कर्तव्य है वो समाज सेवा ना करके, वो समाज सेवा उसका लक्ष्य हर एक नीति में जुड़ा होता है, उसका अंतिम गोल होता है, लेकिन मूल कर्तव्य क्या होता है, उसका प्रबंधन करना। ठीक है, तो किस चीज़ की उसमें जा रहे हो, जी हजूरी करने। सरकार जो कहेगी उसका आपको पालन करना पड़ेगा, उसकी नीतियों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसको
लोक प्रशासन आप लिख रहे थे, लिखिए सबसे पहले लोक प्रशासन सरकारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट लिखिए, लोक प्रशासन सरकारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा सबके लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लोक प्रशासन पर राजनीतिक निर्देशन एवं नियंत्रण होता है। लोक प्रशासन पर राजनीतिक निर्देशन या शासन का निर्देशन, जो ऊपर शासन होता है उसका इसके ऊपर निर्देश होते हैं। निर्देश के रूप में क्या है, नीतियाँ, पॉलिसी, कानून, ये सब निर्देश होते हैं इनके लिए। लोक प्रशासन पर राजनीतिक निर्देशन एवं नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य जनता की सेवा करना और समुदाय का कल्याण बढ़ाना होता है। इसका उद्देश्य जनता की सेवा करना और समुदाय के कल्याण को बढ़ाना होता है। लोक प्रशासन में काम और फैसले, लोक प्रशासन में काम और फैसले एक रूप कानूनी नियमों, एक रूप कानूनों एवं नियमों से निर्धारित होते हैं। एक रूप कानूनों एवं नियमों से निर्धारित होते हैं। यहाँ व्यवहार की निरंतरता पर बल प्रदान किया जाता है। यहाँ व्यवहार की निरंतरता पर बल प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखिए, निजी प्रशासन। दूसरा पॉइंट है आपका निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। यह गैर सरकारी व्यवस्थापन है। यह गैर सरकारी व्यवस्थापन है। यह गैर सरकारी व्यवस्थापन है जो व्यापारिक या व्यापारिक उद्यमों में दिखता है। जो व्यापारिक या व्यापारिक उद्यमों में दिखता है। जो व्यापारिक या व्यापारिक उद्यमों में दिखता है। व्यापारिक या व्यापारिक उद्यमों में दिखता है। यह गैर राजनीतिक होता है। निजी प्रशासन लिख रहे हैं ना, यह गैर राजनीतिक होता है। इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम बनाना होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जनता की सेवा होता है। निजी प्रशासन का क्या उद्देश्य है, लाभ को अधिकतम बनाना। अगला पॉइंट, सामान्यतः यह जनता के प्रति जवाबदेही से मुक्त होता है। सामान्यतः यह जनता के प्रति जवाबदेही से मुक्त होता है। अगला पॉइंट, निजी प्रशासन भेदभावपूर्ण व्यवहार कर सकता है। निजी प्रशासन भेदभावपूर्ण व्यवहार कर सकता है। ठीक है, निजी प्रशासन भेदभावपूर्ण व्यवहार कर सकता है। तो ये हो गया आपका प्रशासन और प्रशासन के बारे में जो उसके भेदभाव। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अभी कल आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लोकतांत्रिक प्रशासन है, इसके बाद संवैधानिक नैतिकता है, बहुत सारी चीज़ें अभी। तो अभी मान लीजिए कि आपके काफ़ी बड़ी शब्दावली में, बहुत बड़ी शब्दावली अभी छूटी हुई है, लगभग लग जाएंगे 1 से 2 दिन और,
तो कल आगे फिर से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए, बुक्स पढ़ रहे हैं बाकी अपनी खुद की कंटिन्यू है, उसे नहीं रोकना है, उसे आप कंटिन्यू करते रहें, जितना समझ में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, लेकिन उसे पढ़ना है विद केस, ठीक। चलिए।